हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का एनालिसिस एंड सोल्यूशन के हमारे इस वीडियो में। आज हम टेस्ट सीरीज 12 टेक्निकल टेस्ट सीरीज है बेसिकली, जिसमें आईसी, इंजन और पोल्यूशन के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एज इट इज, जैसे कि हम इससे पहले टेस्ट सीरीज को डिस्कस करते आ रहे हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे अच्छे स्कोरर हैं, टॉप स्कोरर हैं, तो ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाएगा, आप उसको सही करके ही आएंगे। तो उम्मीद है कि जिस तरीके से आप टेस्ट सीरीज में स्कोर कर रहे हैं, उसी तरीके से आप फाइनल एग्जाम में भी स्कोर करेंगे और अपनी रैंक या फिर अपना सिलेक्शन को सिक्योर करेंगे। यहाँ पे कुछ गर्ल्स कैंडिडेट हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है। आप लोग भी इसी तरीके से अच्छे करते रहें और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक कंटिन्यूटी को मेंटेन रखें। यहाँ पे कुछ ऐसी डाटा है कि कौन कितने लोग हैं किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेसिकली जो लोग टेस्ट में अपीयर हुए थे। और ये कुछ आपके जेंडर का डाटा है, तो आप देख ही सकते हो कि फीमेल कम होती है मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल में जनरली। ये आपके कैटेगरी के स्टैटिक्स हैं, तो ये स्टैटिक्स आप देख सकते हो कि किस कैटेगरी कितने लोग हैं। बाकी अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज इस बार का 32 के आसपास रहा है। मतलब एवरेज से तो आपको ज़्यादा ही स्कोर करना चाहिए। इससे कम अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आपको देखना है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी ये जो वीडियो है एक छोटी सी देख लीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना स्कोर किया है और कितने लोग आगे हैं। हर बार मैं बताता हूँ, इस बार भी बता दे रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग मैं मेंशन किया रहता हूँ, बट मैं नेगेटिव मार्किंग को कंसीडर नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लिए मतलब कुछ एडिशनल बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिसके वजह से बहुत टाइम जाता है। तो नेगेटिव मार्किंग मैं अपने तरफ से नहीं करता हूं, बट आप जरूर कर लिया करें कि आपने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, टोटल कितना आपने स्कोर किया है, उसमें से नेगेटिव मार्क माइनस करके आपके कितने स्कोर बनते हैं, ये जरूर आप देख लिया करें। और ये मैं कुछ अपने हिसाब से आपको स्टैटिक्स बताता हूँ, कैटेगरी बनाई हुई है मेरे हिसाब से, और मैं जनरली कहता हूँ कि आप जो है गुड कैटेगरी से ऊपर रहा करें। ये है आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी की कैटेगरी, ये है आपकी एक्सेलेंट की कैटेगरी, और ये है आपकी वेरी गुड की कैटेगरी, और ये है आपकी गुड की कैटेगरी। ऐसा नहीं कि जो लोग इधर हैं इन्होंने ख़राब स्कोर किया हुआ है, बट जो कंपटीशन लेवल है उसके हिसाब से अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको इन कैटेगरी से आगे आना पड़ेगा, अदरवाइज सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। तो आप कोशिश करें कि आप खुद को इम्प्रूव कर पाएँ, और जब भी टेस्ट में अपीयर हो पढ़ के अपीयर हो। जो मैंने आपको वहाँ पे चार्ट दिखाया, उसी चार्ट्स को यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है बेसिकली। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे मेरे वीडियो की पीडीएफ आपको मिलती है, लिंक भी मिल जाता है आपको ईजिली। और ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आप अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, आपस में डिस्कशन कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो। ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोगों ने सही किया और करना भी चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द इनटेक चार्ज इन डीजल इंजन। डीजल इंजन में चार्ज क्या किया जाता है, मतलब इनटेक में एयर आती है ना, ओनली एयर को कंप्रेस किया जाता है। जब पीक पॉइंट पे हमारा टॉप डेड सेंटर पे पिस्टन होता है, उस टाइम पे हम फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं और कंबसन स्टार्ट होता है, ऑटो इग्निशन होता है। तो कई बार क्या होता है, आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि प्री इग्निशन के चांसेज हैं क्या इसमें। तो प्री इग्निशन नहीं, चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्री इग्निशन कैसे होगा, पहले इग्निशन कैसे हो जाएगा अगर फ्यूल ही नहीं रहेगा। तो फ्यूल जब आप इंजेक्ट करोगे तभी होगा। प्री इग्निशन नहीं होता है यहाँ पे होता है इग्निशन डिले। मतलब आपने फ्यूल को इंजेक्ट कर दिया है बट उसके बाद भी इग्निशन नहीं हुआ है और फ्यूल कंटिन्यूसली कलेक्ट हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं इग्निशन डिले। और वो जो फ्यूल का कलेक्शन होता है जिसके वजह से नॉकिंग प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वो सडन बर्न होता है जिसके वजह से हाई वेव फ्लेम जनरेट होती है और आपका डिटोनेशन होता है सीआई इंजन में। फ्रिक्शन पावर इज गिवन बाय, सबसे ऊपर कौन सा होता है, इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर में से कुछ लॉस हो जाता है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन पावर। उसके नीचे बचता है, जो लॉस होकर बचता है, उसे हम कहते हैं ब्रेक पावर। तो हम ऐसे भी इसे लिख सकते हैं कि इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शन पावर। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि फ्रिक्शन पावर किसके इक्वल टू होगा, तो फ्रिक्शन पावर इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर के इक्वल होगा। सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी सारे लोगों ने सही भी किया है। इसी तरीके से आपके एफिशिएंसी का भी सीक्वेंस आता है। सबसे ऊपर वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आती है, उसके बाद थर्मल एफिशिएंसी आती है, जो मेजर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके नीचे मैकेनिकल एफिशिएंसी आती है। तो ये सारे सीक्वेंस भी आप ध्यान रखना कि किस में कौन से लॉसेस होते हैं। जहाँ पे लॉसेस आएंगे वहाँ पे क्या होता है, एफिशिएंसी को हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेंज ऑफ वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इन डीजल इंजन। क्या रेंज होता है वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का, ये रेंज होता है आपका 85 से 90% के अराउंड, 85 to 90%। वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती क्या है, आप सभी लोगों को पता होगा। टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आप लोगों को पता ही होगी कि बेसिकली जो स्वैप्ड वॉल्यूम होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है जो एक्चुअल वॉल्यूम आता है, जो एक्चुअल चार्ज आता है
वो हमारा कम होता है हमारे स्वैप्ड वॉल्यूम से। तो हम ये कह सकते हैं एक्चुअल चार्ज डिवाइडेड बाय द स्वैप्ड वॉल्यूम, दिस इज नथिंग बट अ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। इसको एक सिंपल एग्जांपल से मैं आप लोगों को कई बार समझाया हुआ है कि आप सभी लोगों ने एक सिरिंज देखा होगा ना, जिससे हम इंजेक्शन लगाते हैं। जब इसको हम सिरिंज को यहाँ से खींचते हैं नीचे की साइड, सपोज कर लीजिए सिरिंज यहाँ तक आया, बट हम देखते हैं कि ये पूरा आपका मतलब जो भी मेडिसिन है वो फिल नहीं होता है, ऊपर थोड़ा सा बचा रहता है। फिर डॉक्टर क्या करता है, उस पर फिंगर लगाता है और फिर से खींचता है। ये सारा हम लोगों ने बचपन से देखा हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है, या जहाँ पे भी आप ये सिस्टम यूज़ करोगे हर जगह पे होगा, किसी की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 100% नहीं होती। ऐसा नहीं कि जितना आपने खींचा उतना चार्ज अंदर चला जाएगा। तो ये होती है बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाल्व को थोड़ा पहले ओपन करना पड़ेगा, बस उसके अलग प्रॉब्लम्स हैं। अगर वाल्व को आप पहले ओपन कर दोगे, एग्जॉस्ट भी उससे कोइंसाइड करने लगेगा। तो ये ध्यान में रखा जाता है। जनरली होता क्या है कि डीजल इंजन में ये जो एंगल होता है वाल्व का वो 25 डिग्री के आसपास होता है, पेट्रोल में होता है ये 15 to 10 डिग्री के आसपास। बिफोर टीडीसी हम ओपन कर देते हैं। इसलिए जनरली देखा गया है कि जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है वो डीजल इंजन की ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू पेट्रोल इंजन। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है, कंपेरिजन भी आपसे पूछ लेता है, शायद इसमें भी मैंने पूछा हुआ है। ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इज डिफाइंड एज। ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या होता है, मतलब फ्यूल कंजप्शन अगर हम बात करें कि जो आपका ब्रेक पावर जनरेट हो रहा है पर आवर, उसमें जो फ्यूल कंजप्शन हो रहा है, जितना फ्यूल कंजप्शन हो रहा है उसे हम कहते हैं ब्रेक पावर फ्यूल कंजप्शन। इसी तरीके से हम बहुत सारे टर्म्स में इसको फाइंड आउट करते हैं, जैसे इंडिकेटेड पावर फ्यूल कंजप्शन भी आप फाइंड आउट करते हो, तो उसमें ब्रेक पावर की जगह पे नीचे इंडिकेटेड पावर आ जाएगा। अगर हम स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन की बात करें तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है इसका, फ्यूल कंजप्शन फॉर पर यूनिट टाइम। क्या होता है, फ्यूल कंजप्शन फॉर पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाई पावर। अब ये पावर की जगह पे अगर आप ब्रेक पावर कह दोगे तो ये हो जाएगा ब्रेक स्पेसिफिक, अगर इंडिकेटेड कह दोगे तो ये हो जाएगा इंडिकेटेड स्पेसिफिक। बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, HCCI इंजन आर, ये क्या बेसिकली ये टर्म क्या है HCCI, दिस इज नथिंग बट अ होमोजीनियस चार्ज कंप्रेशन इग्निशन। होमोजीनियस चार्ज कंप्रेशन इग्निशन, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई? देखिए इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि अगर हमारे पास जो कंबशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म नहीं हो रहा। हम जनरली पढ़ते आए ना कि जो हमारा CI इंजन होता है चाहे SI इंजन होता है, उसमें जो कंबशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। तो हम कंबशन को किस तरीके से यूनिफॉर्म कर पाएंगे, उसके लिए बेसिकली हमने ये HCC इंजन को डेवलप किया हुआ है। इसमें हम करते क्या है, बेसिकली जो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है एयर प्लस फ्यूल का, उसको हम कंप्रेस करते हैं। ध्यान रखिए इसमें एयर फ्यूल मिक्सचर दोनों एक साथ आता है, दोनों को हम कंप्रेस करते हैं, बट इसमें स्पार्क प्लग नहीं होता है। ये क्या होता है, ऑटो इग्निशन पे वर्क करता है, फिर ऑटो इग्नाइट होता है। और ये देखा जाता है कि ये एक जगह से ज़्यादा पॉइंट पे इग्नाइट होता है, किसी एक पॉइंट पे इग्नाइट नहीं होता, ये ढेर सारे पॉइंट पे इग्नाइट होता है। जब ये ढेर सारे पॉइंट पे इग्नाइट होता है तो इसमें जो बर्निंग होती है वो यूनिफॉर्म होती है। तो ये एक फ़ायदा होता है कि इग्निशन इसमें यूनिफॉर्म होता है। तो हमको इससे मिलता क्या है, इससे ये मिलता है कि कंबशन कंप्लीट होता है। तो जैसे आपको पेट्रोल इंजन में कम एमिशन मिलता है एज कंपेरिजन टू डीजल इंजन, उसी तरीके से HCC इंजन में आपको एमिशन कम मिलता है। और जैसे डीजल इंजन में आपको थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा मिलती है, उसी तरीके से हमारे इसमें HCC इंजन में आपको थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा मिलती है। मतलब हमने क्या किया, इस प्रोसेस को लगा के अपने एमिशन को भी मिनिमाइज कर लिया और दूसरा अपने थर्मल एफिशिएंसी को भी बढ़ा लिया। तो बेसिकली हम किस तरीके से अपने कंबशन प्रोसेस को इन्फॉर्म करें, ये बेसिकली उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, वेरिएबल कंप्रेशन रेशियो कैन बी यूज्ड इन। पहले तो आप ये समझ लो कि वेरिएबल कंप्रेशन रेशियो होता क्या है और हम क्यों यूज करने की कोशिश कर रहे हैं वेरिएबल कंप्रेशन रेशियो को। कांस्टेंट कंप्रेशन रेशियो से ये क्यों डिफरेंट है। सपोज कर लीजिए कि आपको कांस्टेंट कंप्रेशन रेशियो पे अपनी व्हीकल को रन करना है। आपको पता है कि कंप्रेशन रेशियो जितना ज़्यादा होगा आपके इंजन की एफिशिएंसी उतना ज़्यादा होगी। अब ये बताने की जरूरत नहीं कैसे ज़्यादा होगी, ये बेसिक चीज़ें हैं, आप जानते होंगे, ठीक है, ये ज़्यादा होगी। एक चीज़ और पता है कि अगर आपका CR ज़्यादा है मतलब वर्किंग टेम्परेचर एंड प्रेशर भी आपके इंजन का ज़्यादा होगा, और जैसे ही वर्किंग टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा होगा नॉकिंग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, नॉकिंग की प्रोबेबिलिटी के साथ NOx का एमिशन ज़्यादा होगा। ये सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो ये देखा गया। और एक चीज़ और है कि अगर आप अपने व्हीकल को स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट करने के लिए आपको कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा चाहिए होता है। मतलब
अगर गुड स्टार्ट करना चाह रहे हो, अच्छे तरीके से आपकी व्हीकल स्टार्ट हो, तो वहाँ पे आपको कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा चाहिए होता है। बट नॉकिंग और ये सारी चीज़ें आप मिनिमाइज़ करना चाहते हो तो आपका कंप्रेशन रेशियो कम होना चाहिए। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा भी होना चाहिए और कम भी होना चाहिए कुछ कंडीशन में। तो हमने एक नया टर्म लेके आए, दैट इज़ वेरिएबल कंप्रेशन रेशियो, कि हम अपने कंप्रेशन रेशियो को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करते रहेंगे। जब ज़्यादा चाहिए उस टाइम पे ज़्यादा ले लेंगे, जब कम चाहिए उस टाइम पे कम ले लेंगे। अब ये किस तरीके से चेंज किया जाता है, दिस इज द लॉन्ग स्टोरी, तो यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस में यूज होता है, तो ये बेसिकली दोनों में यूज कर लिया जाता है। एसआई इंजन में भी यूज कर लिया जाता है, सीआई इंजन में भी यूज किया जाता है। बट अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो ये सीआई इंजन, वो सीआई इंजन जिनमें टर्बो चार्जर्स लगे होते हैं, उनमें जनरली हम इसको यूज करते हैं। बट यहाँ पे बोला गया, ये नहीं बोला गया कि किसमें प्रीफर्ड है, ठीक है। तो रेशियो यूज किया जाता है आपके एसआई इंजन में भी यूज किया जाता है, सीआई इंजन में। अगर हम सीआई इंजन कहते हैं तो यहाँ पे टर्बो चार्जर होना आप कह सकते हो कि थोड़ा कंपलसरी होता है, तभी हम ये परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है आपका एसआई इंजन है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अ डुअल फ्यूल इंजन यूज टू फ्यूल इन विच। डुअल फ्यूल इंजन, डुअल फ्यूल आप देख ही रहे हो, मैक्सिमम गाड़ियाँ आजकल डुअल फ्यूल आ रही हैं। डुअल फ्यूल क्यों आ रही हैं? क्योंकि जब वर्ल्ड वार आपका सेकेंड हुआ था ना, उस टाइम पे रिक्वायरमेंट फ्यूल हुआ यार कि जो हमारे पास व्हीकल्स हैं उनको किसी दूसरे फ्यूल पे भी चलना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि उस समय पे शॉर्टेज हो गया था लिक्विड का, पेट्रोलियम का, और गैसेस बहुत अवेलेबल थी सारे कंट्रीज़ के पास। तो उस समय से सोचना स्टार्ट किया उन्होंने, और फिर धीरे धीरे डुअल फ्यूल पे काम हुआ, और आजकल मैक्सिमम गाड़ियाँ आपकी डुअल फ्यूल आ रही हैं। अब होता क्या है, जो हमारा लिक्विड होता है और जो गैसेस होती हैं, ये अराउंड टू अराउंड अगर हम कहें सॉलिड के कंपैरिजन में, तो सेम सिमिलरिटी, इनको वेपराइज करना, ये चीज़ें अच्छी होती हैं, इनको मिक्स करना थोड़ा सा सिमिलरिटी होती है दोनों में। तो इसलिए जनरली हम क्या यूज करते हैं, गैसियस और लिक्विड फ्यूल को एक साथ कर सकते हैं। आप सॉलिड को साथ नहीं करते, सॉलिड की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, उसके लिए ऑल टुगेदर एकदम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको बनाने पड़ेंगे। जैसे आपको कहीं पे कोयला बर्न करना है, तो ऐसा नहीं कि पेट्रोल गाड़ी में आप कोयला डाल के बर्न कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक डिफरेंट मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है। इसलिए जनरली जो ड्यूअल फ्यूल व्हीकल्स होती हैं वो गैसियस और लिक्विड के फ्यूल हो सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, मॉडर्न CRDI इंजन यूज टू इंजेक्ट प्रेशर इन द ऑर्डर ऑफ। देखिए ये स्टैटिक्स डाटा हैं, ये अगर आप याद रखते हो तो अच्छा है। कहाँ पे ये यूज होता है? बेसिकली सीआई इंजन में यूज होगा। क्यों सीआई इंजन में यूज होगा? क्योंकि वहाँ पे पहले से हम एयर को कंप्रेस किए हुए हैं, तो प्रेशर ज़्यादा है इस साइड। अगर प्रेशर ज़्यादा है और ऊपर से आप फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हो और अगर चाह रहे हो कि वो फ्यूल पेनेट्रेट करे इन साइड तक, और हमारा कंबशन केवल अपर पोर्शन पे ना हो, पूरे सिलेंडर में कंबशन हो, तो उसके लिए क्या आपको हाई प्रेशर पे कंबशन करना पड़ेगा। तो जनरली ये देखा गया है कि ये 1600 बार तक इतना हाई प्रेशर पे हम इंजेक्ट करते हैं उसको। मैक्सिमम प्रेशर यहाँ पे 1800 बार तक पहुँच जाता है, और मिनिमम जो रेंज में बता रहा हूँ ये कुछ 300 बार तक। तो ये डिपेंड करता है कि आपके इंजन की कैपेसिटी क्या है, किस कैपेसिटी के इंजन पे आप वर्क कर रहे हो, उसके हिसाब से इसका बेसिकली हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया डीजल इंजन में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टू स्ट्रोक इंजन कैन बी आइडेंटिफाई बाई। टू स्ट्रोक इंजन आप सभी लोगों ने देखे होंगे। टू स्ट्रोक इंजन में वॉल्व्स नहीं लगे होते हैं ना, वॉल्व नहीं लगे होते हैं। उसमें क्या होता है, साइड में पोर्ट्स होते हैं, और बेसिकली जो आपका पिस्टन होता है, आगे मैं डायग्राम दिखा दूंगा, किसी में शायद मैंने डायग्राम डाला हुआ है, आप लोगों ने देखे भी होंगे। सिंपल जो पिस्टन का मूवमेंट होता है उसी के हिसाब से वो एग्जॉस्ट और इनलेट ले लेता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें वॉल्व नहीं होता है, तो वॉल्व नहीं है तो आप देख के बता सकते हो कि ये टू स्ट्रोक है या फिर 4 स्ट्रोक है। द एडवांटेज ऑफ टू स्ट्रोक इंजन इज, एडवांटेज क्या होता है टू स्ट्रोक इंजन में? पहला तो यूनिफॉर्म टॉर्क होता है। देखिए यहाँ पे आपको पावर जो मिलता है, वहाँ पे 2 रेवोल्यूशन में एक पावर मिलता है, यहाँ पे पर रिवोल्यूशन में पावर मिलता है। मतलब 2 स्ट्रोक कह लें, 2 स्ट्रोक 1 रिवोल्यूशन, वहाँ पे 4 स्ट्रोक 2 रिवोल्यूशन, ठीक है। तो हमारा जो पावर होता है वो थोड़ा यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि वहाँ पे बाकी जो स्ट्रोक्स होते हैं वो बिना पावर के रन कर रहे होते। तो कहीं पे बहुत पीक में हमारे पास पावर है, मान लीजिए 4 स्ट्रोक में, यहाँ पे बाकी एक स्ट्रोक में पीक में पावर है, पावर स्ट्रोक में बाकी सब में कम है। यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा आप कह सकते हो कि कम होता है। 2 ही स्ट्रोक्स हैं तो पावर थोड़ा सा यूनिफॉर्म होता है एज कंपेरिजन टू 4 स्ट्रोक। जब पावर यूनिफॉर्म है तो फिर फ्लाईव्हील छोटी चाहिए, क्योंकि फ्लाईव्हील का तो काम ही यही पे होता है ना कि जहाँ पे पावर यूनिफॉर्म नहीं है वहाँ पे वो क्या करे, जहाँ पे ज़्यादा पावर है उसको एब्जॉर्ब कर ले और बाद में उसको सप्लाई करे। तो जब पावर यूनिफॉर्म थोड़ा यूनिफॉर्म है इसमें, तो छोटी फ्लाईव्हील चाहिए होता है, और वाल्व नहीं होता है तो जो कॉम्प्लिकेसी होती है हमारे इंजन का, जो वेट होता है वो भी कम होता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव आंसर है आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन होता है एट द सेम स्पीड 2 स्ट्रोक इंजन ऑफ द सेम साइज ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन विल डेवलप, कितना पावर डेवलप करता है? थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो ये 2 टाइम्स डेवलप करता है, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया, बट ये 2 टाइम नहीं होता है। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो 1.3, 1.35 या मैक्स टू मैक्स 1.45। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन में लॉसेस बहुत होते हैं। जब हमारा यहाँ पे स्कवेंजिंग प्रोसेस हो रहा होता है ना, तो उस टाइम पे जो इनलेट और आउटलेट पोर्ट्स हैं वो दोनों ओपन होते हैं, तो चांसेस होता है कि कुछ हमारी फ्रेश एयर बाहर निकल जाए, इसलिए यहाँ पे एफिशिएंसी आपको कम मिलती है। बट पावर जनरेशन ज़्यादा होता है, इसलिए इसका यूज़ भी होता है बहुत सारे जगह, जैसे कि आपकी सबमरीन है जहाँ पे वेट बहुत मैटर करता है, पावर आपको ज़्यादा चाहिए होता है, तो हम लॉस को वहाँ पे झेल जाते हैं कि चलो लॉस हो रहा कोई बात नहीं, बट हमको पावर मिल जा रहा है, बल्कि सिस्टम नहीं बनता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चार्ज प्रेशर एट द इनलेट पोर्ट ऑफ द 2 स्ट्रोक इंजन इज, क्या होता है? हायर देन द एटमॉस्फेरिक होता है। कुछ ऐसा इसका मैकेनिज्म होता है। बेसिकली यहाँ पे जो भी इनलेट एग्जॉस्ट होता है, जो भी स्कैवेंजिंग होती है, ये सारा डिज़ाइन करती है हमारे 2 स्ट्रोक पे। अगर डिज़ाइन खराब हुई तो सब काम खराब हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि पिस्टन बेचारा को ही सब कुछ करना होता है। ठीक है, ये आपको साइड में पोर्ट दिख रहा होगा। होता क्या जनरली यहाँ पे 2 स्ट्रोक साथ में लग रहे होते हैं, जो आपके 4 स्ट्रोक में इंडिविजुअल लग रहे होते हैं। जैसे बात करें, अगर यहाँ पे ये क्या हुआ, कंबशन हो गया और एक्सपेंशन प्रोसेस चल रहा हो, तो इसी टाइम पे ये क्रैंक केस में इसका क्या हो रहा होता है, चार्ज का कंबशन हो रहा होता है, और जैसे ये पोर्ट ओपन होता है, ये चार्ज यहाँ से निकल के यहाँ आ जाता है सिलेंडर में और फिर से कंबशन चालू हो जाता है। ठीक है, जब ये ऊपर मूव कर रहा होता है, उसी टाइम पे धीरे धीरे क्या होता है, ये चार्ज बाहर आ रहा होता है और ये पोर्ट क्लोज हो जाता है, फिर कंबशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है, और यहाँ पे चार्ज जो इंसर्ट होता है दैट इज हायर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, सुपर चार्जिंग इंक्रीज द पावर आउटपुट ऑफ द इंजन बाय, कैसे इंक्रीज करता है? सुपर चार्जिंग का मतलब ही क्या होता है कि आप जो इनलेट एयर है उसकी डेंसिटी को बढ़ा दो। जैसे ही आप डेंसिटी को बढ़ाओगे, डेंसिटी के बढ़ाने की वजह से जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है फॉर द कंबशन वो बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा भाई, कंबशन हमारा प्रॉपर होगा, कंप्लीट होगा, तो पावर जनरेशन बढ़ जाएगा। यहाँ पे पावर जनरेशन बढ़ जाएगा, बट जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन है वो एज इट इज रहेगा, फ्यूल कंजप्शन में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये अच्छी बात है, फ्यूल कंजप्शन को बिना चेंज किए अगर आप कोई पावर बढ़ा देता है। बट इसमें सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। अच्छी ये नहीं होती है कि जैसे ही कंबशन पूरा होगा, प्रेशर और टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। जैसे ही प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ पे नॉकिंग बढ़ जाएगी। जैसे ही प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा, NOx का एमिशन बढ़ जाएगा। तो कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती हैं तो कुछ चीज़ें निगेटिव होती हैं, डिपेंड करता है कि हमारा रिक्वायरमेंट है तो हमको करना ही पड़ेगा। सपोज कर लीजिए आप ऐसी व्हीकल ले रहे हो जो आपके सी लेवल से काफ़ी ऊपर चला रहे हो, जहाँ पे एयर डेंसिटी बहुत कम है। अगर एयर डेंसिटी कम है तो वहाँ पे आपकी मजबूरी है कि आपको कंप्रेस एयर सप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका कंप्लीट कंबशन होगा नहीं, आपकी व्हीकल की थर्मल एफिशिएंसी घट जाएगी और पोल्यूशन बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ता है। जैसे रेसिंग कार्स हैं जहाँ पे आपको मैटर नहीं करता, पोल्यूशन हो, जो भी होना है हो, गाड़ी का वेट बढ़े, कॉम्प्लिकेशन बढ़े डिज़ाइन की, ये सारे मैटर नहीं करते हैं, पैसा बढ़ जाए उसका। वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, पावर जनरेशन ज़्यादा होना चाहिए, तो वहाँ पे हम करते हैं। जैसे जहाँ पे वेट और स्पेस मैटर करता है वहाँ पे हम इसका करते हैं। जैसे मरीन में बेसिकली मैटर करता है तो वहाँ पे भी हम सुपर चार्जिंग करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, इंजन अगर बहुत ऊपर आप यूज कर रहे हो हाई एल्टीट्यूड पे, तो वहाँ पे भी हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ सुपर चार्जिंग इंजन। वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आप बताओ, जब आप कंप्रेस एयर सप्लाई कर रहे हो, जहाँ पे एयर आनी चाहिए थी, सपोज कर लीजिए 100 सीसी का इंजन है, 100 सीसी आप सपोज करिए एयर सप्लाई कर रहे हैं, तो 100 सीसी आनी चाहिए थी, बट एयर को आपने कंप्रेस करके सप्लाई किया, डेंसिटी बढ़ गई भाई, तो वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है, 100 सीसी की जगह पे आपने उसको कंप्रेस कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, 100 सीसी की जगह पे 110 आ गई, 120 आ गई, तो यहाँ पे वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आपका है नॉक सेंसर यूज। नॉक सेंसर का यूज बेसिकली हम क्यों करेंगे भाई, हम ये चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में नॉकिंग कम हो। अगर नॉकिंग कम हो या फिर हम उसको रिड्यूस करना चाहते हैं तो किसी भी तरीके से उसको मेजर तो करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम वहाँ पे नॉक सेंसर यूज करते हैं जो मेजर करता है। अब ये नॉक सेंसर कैसे, बेसिकली ये पीजोइलेक्ट्रिक होता है। पीजोइलेक्ट्रिक में पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल होते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो होते हैं वो वाइब्रेशन को वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके वजह से हम उसको वोल्टेज के फॉर्म में मेजर कर पाते हैं, देख पाते हैं कि हमारे इंजन में बेसिकली कितनी नॉकिंग हो रही है, क्या वाइब्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपका है पीजो इलेक्ट्रिक पिकअप, ठीक है, कौन करता है ये पीजो इलेक्ट्रिक पिकअप वाला काम कौन करता है, बेसिकली आपका नॉक सेंसर करता है। किसके थ्रू करता है, इसमें हम
पीजो क्रिस्टल का यूज करके करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, LVDT इन यूज टू मेजर। LVDT क्या यूज करने के लिए मेजर किया जाता है? LVDT का मतलब होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर या ट्रांसफार्मर, जो भी आप कह लो। बेसिकली इससे हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं। लार्ज डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो लार्ज डिस्प्लेसमेंट इज द आंसर। कहाँ का डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं? बेसिकली जैसे कि मान लीजिए वाल्व, आपका इनलेट वाल्व हो, इंजेक्टर की लिडिल कितना लिफ्ट हो रही है, आपका जो इंजेक्शन फ्यूल इंजेक्शन पंप है उसका जो रैक का मूवमेंट है वो, तो ये सारे मूवमेंट को मेजर करने के लिए हम बेसिकली इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इफ n इज द आरपीएम नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक पर मिनट इन द 4 स्ट्रोक इंजन। सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोगों ने सही भी किया है, 70% से ज़्यादा करना चाहिए थे। कैसे फाइंड आउट करोगे भाई? देखो 4 स्ट्रोक इंजन है, मतलब 2 रिवोल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक होगा ना, तो यही आपसे पावर स्ट्रोक कह रहा है। यहाँ पे आरपीएम दिया हुआ है, मतलब 1 आरपीएम मतलब 1 रेवोल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे पावर स्ट्रोक n/2 हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। एट कांस्टेंट स्पीड एंड कांस्टेंट एयर फ्यूल रेशियो फॉर द एसआई इंजन, ये आपको यहाँ से समझ में आएगा। बेसिकली ये चार्ट है, कैलकुलेट। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि जो आपका लोड है, ये बेसिकली चार्ट है आपका किसका? कांस्टेंट स्पीड एंड कांस्टेंट फ्यूल रेशियो। यहाँ पे जो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन है आपका, वो डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते हो तो ये डिक्रीज हो जाता है। तो जो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन है दैट इज मिनिमम एट द फुल लोड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, चार्ज एफिशिएंसी इज डिपेंड। चार्ज एफिशिएंसी का यहाँ पे मतलब है कि जो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट है उसका कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है। ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं आपके कंप्रेशन रेशियो पे, पहली चीज़। दूसरा कि जो आपका वॉल्व टाइम है उस पर डिपेंड करते हैं, VLV वॉल्व टाइम पे ये डिपेंड करते हैं। दूसरी चीज़ कि आपका जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है जो एयर है उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। फिर जो आपका हेड पिकअप है इनटेक मैनिफोल्ड, उस पर डिपेंड करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों पे आपका चार्ज जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है। बेसिकली जो आपका पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट है, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है? पिस्टन डिस्प्लेसमेंट मतलब पावर एक्सपेंशन, ठीक है। तो वो कितना यूटिलाइज हो रहा है बेसिकली ये उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कंप्रेशन रेशियो पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फॉर एसआई इंजन एयर कंजप्शन विथ इंजन स्पीड। इंजन की स्पीड जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे एयर कंजप्शन बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप क्या करोगे फिर इंजन की स्पीड कैसे बढ़ेगी? ठीक है, आप फ्यूल सप्लाई बढ़ाओगे, ज़्यादा पावर जनरेशन होगा, बट धीरे धीरे आपकी इतना इंजन स्पीड बन गई कि कंबशन आपका प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो उस समय क्या होगा? एयर कंजप्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो पहला इंक्रीज होगा, दूसरा डिक्रीज होगा। द नॉर्मल एफिशिएंसी ऑफ द पेट्रोल इंजन एज कंपेरिजन टू डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो लोअर होती है एज कंपेरिजन टू डीजल इंजन। ऐसा क्यों होती है भाई? पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी कम होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो पीक टेम्परेचर प्रेशर होता है वो कम होता है आपके किसके केस में? पेट्रोल इंजन के केस में। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि मीन टेम्परेचर अगर ज़्यादा है मतलब वहाँ पे अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो हीट रिजेक्शन होता है एज कंपेरिजन टू डीजल इंजन वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि जो अनअवेलेबल एनर्जी होती है उसकी वो थोड़ा कम हो जाती है। फिर ये आपके कंप्रेशन रेशियो पे डिपेंड करता है। हीट रिजेक्शन मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये बेसिकली क्या होता है? पेट्रोल इंजन के केस में कम होती है एफिशिएंसी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द ब्रेक पावर ऑफ द 4 सिलेंडर इंजन इज 30 विथ ऑल सिलेंडर फायरिंग। अगर सारे फायर कर रहे हैं, सारे पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, फायरिंग का मतलब सभी पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो बुलेट वाली फायरिंग नहीं हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नेक्स्ट ऐड जो किया है कि 20 विथ 1 सिलेंडर कट। अगर एक को कट कर दिया जाए, बेसिकली इस तरीके से बहुत टेस्ट आप लोगों ने किया होगा। अगर एक को कट कर दिया जाता है तो मैकेनिकल एफिशिएंसी आपसे पूछा गया है। तो हम सभी को पता है कि जो इंडिकेटेड पावर होता है, इंडिकेटेड पावर समेशन फाइंड आउट कर लें, एक से ज़्यादा है तो समेशन ऑफ इंडिकेटेड पावर 1 to 2 जितना भी आपको लिखना है, के ले लो, के इक्वल टू 1 to 4 अगर 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ ब्रेक पावर के ले लेते हैं यहाँ पे, के इक्वल टू 1 to 4। ये सारी चीज़ें आप लिख लेना, लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस उसी तरीके से फ्रिक्शन लॉसेस को ले लेते हैं या फिर फ्रिक्शन पावर ले लेते हैं, ये भी के से 1 से 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर एक सिलेंडर को आपने कट कर दिया है, फायरिंग नहीं हो रही उसमें, ठीक है, वो पावर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, बट फ्रिक्शन लॉसेस तो वहाँ पे हो ही रहे हैं ना। फ्रिक्शन लॉसेस को कैसे कट करोगे आप? तो फ्रिक्शन लॉसेस तो हो ही रहे हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ से इंडिकेटेड पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। इंडिकेटेड पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो हमारा टोटल पावर है ब्रेक पावर माइनस 1 हमने कट कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 20। तो यहाँ पे हमको इंडिकेटेड पावर मिल गया बेसिकली 10। तो ये हमारा इंडिकेटेड पावर है।
इंडिकेटेड पावर है और ये एक सिलेंडर का है, तो सबका कितना हो जाएगा इस तरीके से 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 10, तो टोटल इंडिकेटेड पावर कितना हो गया, टोटल इंडिकेटेड पावर हो गया आपका 40। इंडिकेटेड पावर आपका 40 है और आपका जो ब्रेक पावर है टोटल फायरिंग पे वो कितना है आपका 30 है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन लॉसेस हो रहे होंगे, कितना फ्रिक्शन लॉसेस हो रहे हैं 10, सबका मिला के कितना फ्रिक्शन लॉसेस हो रहे हैं 10, बट हमको वो फाइंड आउट करने की जरूरत है नहीं। हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि आप मैकेनिकल एफिशिएंसी बताओ, तो हम मैकेनिकल एफिशिएंसी बता सकते हैं 30 / 40, दिस इज द मैकेनिकल एफिशिएंसी, मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, कितना आ जाएगा 75%। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर इज यूज टू मेजरिंग। ये जो आयनाइजेशन प्रॉपर्टी है या इसको आप कैरेक्टरिस्टिक कह लो, तो ये बेसिकली हमारे हाइड्रोकार्बन की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो आयनाइजेशन का जो प्रिंसिपल होता है ना, इसी को हम फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर में यूज कर लेते हैं और बेसिकली इसका यूज करके हम क्या फाइंड आउट करते हैं, क्या मेजर करते हैं, यहाँ पे Sc हाइड्रोकार्बन्स को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है आपका मोहर्स टेस्ट इज एप्लीकेबल ओनली टू। मोहर्स टेस्ट क्या करता है भाई, मोहर्स टेस्ट इंडिकेटेड पावर फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं किस तरीके से, जैसे कि इससे पहले हम क्वेश्चन कर रहे थे सीआई इंजन में, बेसिकली हम एक सिलेंडर को कट करके इस तरीके से इंडिकेटेड पावर फाइंड आउट करते हैं, आपका ब्रेक पावर फाइंड आउट करते हैं, वहाँ से आपका फ्रिक्शन पावर फाइंड आउट हो जाता है, और ये कांस्टेंट स्पीड पे हम सारी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं, और ये मल्टी सिलेंडर के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आप याद रखना है इसके बारे में। द रेंज ऑफ मैकेनिकल एफिशिएंसी फॉर ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल एफिशिएंसी का रेंज होता है बेसिकली 70 to 80%, ये मैकेनिकल एफिशिएंसी का रेंज है। अगर हम वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बात करें तो इससे पहले हमने वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का देखा था, कितना होता है 80 to 85 होता है। अगर हम थर्मल एफिशिएंसी की बात करें तो ये बहुत ही कम होता है, दैट इज़ अराउंड 35 to 40 होता है। और इससे पहले अगर आपने ये पढ़ा हो कि कितना एनर्जी लॉस होती है कूलिंग में ही काफ़ी एनर्जी लॉस हो जाती है, 30 to 40% एनर्जी कूलिंग में लॉस हो जाती है, तो बहुत सारा नुकसान होता है, तब जाके हमारी गाड़ी का एवरेज ये होता है। अगर आप सोचो कि सारी एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं तो हमारी गाड़ी 200 से 250 किलोमीटर जाती है आराम से, जो 100 किलोमीटर चलती हैं, जो 20 किलोमीटर चलती हैं वो सीधा 80 to 85 किलोमीटर चलती, बहुत सारे लॉसेस होते हैं यहाँ पे। NOx emission is maximum in SI engine when air fuel ratio is nearly stoichiometric। अब ये क्यों होता है, क्योंकि जो NOx emission होता है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा NOx emission उतना ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ही ये रिएक्ट करते हैं, अदरवाइज ये स्टेबल होते हैं, रिएक्ट ही नहीं करते। तो स्टोइचियोमेट्रिक का मतलब है कंप्लीट कंबशन हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा जनरेट होगा, टेम्परेचर ज़्यादा जनरेट होगा तो NOx का एमिशन भी बढ़ेगा। आप कहोगे फिर करें क्या, साला स्टोइचियोमेट्रिक करते हैं तो NOx बढ़ता है, ना करें तो SC बढ़ता है, मतलब CO बढ़ता है, हम करें क्या, किस पे रन करें व्हीकल को। एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेटर हैज़ द डिसएडवांटेज। एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेटर का काम क्या होता है, बेसिकली जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं उनको हम इनलेट में फिर से रिसर्कुलेट करते हैं, जिसके वजह से टेम्परेचर को हम थोड़ा रिड्यूस कर पाते हैं। टेम्परेचर को जब हम रिड्यूस करते हैं तो यहाँ पे जो NOx का एमिशन है वो डिक्रीज हो जाता है, तो एक हमारे पास फ़ायदा होता है। बट इससे क्या होती है, हमारी थर्मल एफिशिएंसी कंप्रोमाइज़ हो जाती है और जो SC एमिशन होता है वो भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाइट स्मोक इन CI इंजन इज नोटिस ड्यूरिंग। व्हाइट स्मोक बेसिकली 3 टाइप के स्मोक्स निकलते हैं यहाँ पे, व्हाइट, ब्लू एंड ब्लैक। जो व्हाइट स्मोक होता है वो जनरली स्टार्टिंग टाइम में देखा जाता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारा इंजन कोल्ड होता है तो बहुत सारे जगह से ढेर अमाउंट में हीट लॉस होती है। जब जैसे मान लीजिए हीट लॉस आपके कोल्ड सिलेंडर वॉल से हो गई, पिस्टन क्राउन से हो गई, और भी जो डिफरेंट प्लेस है वहाँ से हीट लॉस होती है। हीट लॉस होने की वजह से जो वेपराइजेशन होता है हमारे इंजन में फ्यूल का, वो वेपराइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसके वजह से हमको स्टार्टिंग में क्या होता है, वाइट स्मोक दिखता है। उसी तरीके से अगर आपको ब्लू स्मोक दिख रहा होगा तो अनबर्न पार्टिकल वहाँ पे होंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, प्लेटिनम एंड रोडियम प्रमोट टू द ऑक्सीडेशन ऑफ। प्लेटिनम और रोडियम हम क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली ये हम यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द SC एंड CO। अगर हम प्लेटिनम की बात करें तो ये 40 से 40 से लेके 90% तक आपका SC को रिड्यूस कर देते हैं, रिएक्शन रेट बढ़ा देते हैं, एक तरह से कैटलिस्ट हैं ये। उसी तरीके से CO को भी ये 30 to 60% रिड्यूस कर देते हैं। NOx के रिडक्शन के लिए हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि NOx के रिडक्शन के लिए हम AZR का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से SC और
CA के रेडिएशन के लिए हम प्लेटिनम और रोडियम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्लू स्मोक। ऑलरेडी मैंने आपको बताया अनबर्न ऑयल होगा तो वहाँ पे ब्लू स्मोक आएगा। द हीट गिवन टू द कूलिंग मीडियम इन आईसी इंजन, बहुत सारा नुकसान होता है, 30 से 40% का वेस्ट तो यहीं पे चला जाता है। मतलब अगर आपने 100 जूल एनर्जी प्रोड्यूस किया है, 100 जूल, तो 100 जूल में से आप केवल 60 जूल, ज़्यादा से ज़्यादा 60 जूल तक यूटिलाइज कर पाते हो। अब वो 60 जूल में बहुत सारे लॉसेस और बचे हुए हैं, ठीक है। कुछ तो आपके रिजेक्शन में चले जाएंगे, कुछ पावर प्रोड्यूस होगा तो फ्रिक्शन लॉसेस में चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली कुल मिला जुला के हमारी बहुत सारी एनर्जी आपके कूलिंग में लॉस। अब आप सोचोगे कि हम कूलिंग क्यों करते हैं भाई, अगर ये एनर्जी को हम यूटिलाइज करते तो उससे हमारी व्हीकल चलती, बट हमारे पास कंस्ट्रेन है कि हमारा जो मटेरियल है जिससे हमने अपने इंजन को बनाया है वो बहुत देर तक उस टेम्परेचर को सस्टेन नहीं कर सकता है। और चूंकि इतना हाई प्रेशर और टेम्परेचर होता है अंदर, तो भाई कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम में जितना हीट यूटिलाइज हो गई, नहीं हुई, चलो बाहर करो, उसको बाहर करो। तो आपने देखा होगा व्हीकल इस चीज़ पे भी मैटर करती है कि कितना अच्छा कूलिंग सिस्टम है। लोग वो व्हीकल खरीदते हैं जिसमें आप कह सकते हो लिक्विड कूलिंग है, जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिमूव करती है। नहीं तो आप सोच के देखो भैया कि वही हीट जनरेट करने के लिए आप फ्यूल बर्न कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, और उसी हीट को रिमूव मतलब रिजेक्ट करके फ्री में आप खुश भी हो रहे हो, बट क्या करें, परेशानी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, एज द कंप्रेशन रेशियो इंक्रीजेज देयर इज द, कंप्रेशन रेशियो आप बढ़ाओगे मीन टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, पहले भी हमने बताया था। तो यहाँ पे जो हीट रिजेक्शन होता है उसमें मार्जिनल रिडक्शन होता है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो जाता है। जैसे आपने वो ग्राफ भी पढ़े होंगे अवेलेबिलिटी अनअवेलेबिलिटी का, मान लीजिए ये आपकी हीट यहाँ पे 500 जूल आपकी हीट अवेलेबल है पर्टिकुलर इस टेम्परेचर पे, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर है। अब ये आप कहोगे तो ये मान लीजिए आपका इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है, तो ये आपकी एनर्जी होगी जो आपको रिजेक्ट करना ही है, उसमें कुछ आप कर नहीं सकते हो क्योंकि इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, मिनिमम बता रहा हूँ मैं। इसके बाद मान लीजिए कि ये पूरी एनर्जी है आपकी हीट की, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इसी के एरिया के बराबर करेंगे ना, तो ये वाली जो है वो हीट रिजेक्शन में रिड्यूस हो जाती है बेसिकली। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट इज यूज इन द रेडिएटर, जो बेसिकली कूलिंग वाटर है उसके टेम्परेचर को हम मेंटेन करते हैं। बेसिकली होता क्या है, ये तब तक वाल्व को क्लोज रखता है जब तक आपका इंजन एक प्रॉपर टेम्परेचर अचीव ना कर ले। ऐसा नहीं कि ये थर्मोस्टेट वाल्व को ओपन कर दे और रेडिएटर से कंटिन्यूसली कूलिंग फ्लूइड घूम रहा है, आपका इंजन गर्म ही नहीं हुआ, वो ठंडा करते जा रहा है। अगर गर्म नहीं होगा, एक पर्टिकुलर क्या होता है, हमारे इंजन का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसपे उसको वर्क करना है, अदरवाइज इफिशियंसी कंप्रोमाइज हो जाएगी हमारी। तो बेसिकली ये दो काम मतलब मॉनिटर करता है कि हमारा पर्टिकुलर जो वाटर है उसका टेम्परेचर क्या हो, फिर या हमारा जो इंजन हो वो क्विकली वार्म अप हो जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑयल प्रेशर इन द ड्राई स्टम्प लुब्रिकेटिंग, इसमें बेसिकली जो ड्राई स्टम्प लुब्रिकेटिंग सिस्टम होता है इसमें हम सेपरेट एक ऑयल टैंक का यूज़ करते हैं। ऑयल टैंक से हम क्या करते हैं, पंप से जो ऑयल होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल उसको खींचते हैं, फिर उसको प्रेशराइज करके पहुंचाते हैं। प्रेशराइज करना जरूरी भी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री होती है जहां पे अगर लुब्रिकेशन नहीं पहुंचेगा तो वो वियर टियर हो जाएंगे, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली जो प्रेशर का रेंज होता है दैट इज 3 to 8 बार। बहुत बार इस टाइप के स्टैटिक्स क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को बेसिकली इस टाइप के स्टैटिक्स क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं। द लुब्रिकेंट कॉमनली यूज इन ऑटोमोबाइल आर, कौन से लुब्रिकेंट्स यूज होते हैं, बेसिकली यूज होते हैं वो मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स क्यों यूज होते हैं, क्योंकि कुछ लुब्रिकेंट्स जो होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जैसे वो फ्रिक्शन को ईजिली ओवरकम कर पाए। फ्रिक्शन को, अब यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स भी आ गया, वो हमने शायद फ्लूइड मैकेनिक्स में थोड़ा मैंने एक क्वेश्चन भी पोस्ट किया था कि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होना चाहिए उसमें एडेसिव फोर्स ज़्यादा होना चाहिए या फिर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होना चाहिए। अगर एडेसिव ज़्यादा होगा तो वो सरफेस में अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो कोहेसिव ज़्यादा होगा तो वो लुब्रिकेट उसको करता रहेगा। उसी तरीके से वो उसकी कूलिंग प्रॉपर्टी भी अच्छी हो, लुब्रिकेटिंग के साथ साथ ओवर हीटिंग को भी मिनिमाइज कर पाए, करोजन को मिनिमाइज कर पाए, उसकी विस्कोसिटी सस्टेन रहे, ठीक है, चेंज ना हो, स्टेबल रहे, उसका पोरिंग पॉइंट लो हो, जम ना जाए। ये बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, ये सारी प्रॉपर्टी आपको मिनरल ऑयल में मिल जाती है। अब ये मिनरल ऑयल बेसिकली होता क्या है, तो ये एक तरह से डिस्टिल्ड प्रोडक्ट होता है आपके पेट्रोलियम का, इसको हम एज ए लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ करते हैं। एक जगह और इसको लुब्रिकेटिंग में यूज़ करते हैं, आपके बॉडी में कंस्टिपेशन हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट में भी आप बेसिकली मिनरल ऑयल्स का यूज़ करते हैं। खैर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विथ इंक्रीज इन द कंप्रेशन रेशियो फ्लेम स्पीड, कंप्रेशन रेशियो बढ़ा दोगे आप तो फ्लेम स्पीड क्या करेगी भाई, इंक्रीज कर जाएगी। बहुत ही सिंपल, आपका कंप्रेशन रेशियो बढ़ने की वजह से टेम्परेचर प्रेशर बढ़ जाएगा, जो कंबशन होगा वो हाई प्रेशर पे होगा तो फ्लेम
आपकी जो स्पीड होगी वो डेफिनेटली बढ़ जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन सीआई इंजन बाय इंक्रीजिंग द इनलेट एयर प्रेशर द नॉकिंग टेंडेंसी, सीआई इंजन में नॉकिंग टेंडेंसी डिक्रीज होती है। आप पहले ये जान लो कि सीआई इंजन में नॉकिंग होता क्यों है। एक ही रीजन होता है इग्निशन डिले का। इग्निशन डिले के वजह से वहां पे क्या होता है, आपका फ्यूल इकट्ठा होता रहता है और सडन बर्निंग होती है, जिसके वजह से वहां पे डेटोनेशन होता है। क्या क्या रीजन हो सकता है इग्निशन डिले के, तो काफ़ी सारे रीजन है। कंप्रेशन रेशियो है आपका, आपके इंजन की स्पीड है, आपके इंजन का जो इंजेक्शन प्रेशर है, टेम्परेचर है, जो टाइम है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। बट यहाँ पे आपसे प्रेशर के बारे में पूछा है, तो हम प्रेशर के बारे में स्पेसिफिक कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। अगर आप इनलेट प्रेशर बढ़ा देते हो, जैसे ही आप इनलेट प्रेशर बढ़ाते हो, चूंकि आपका जो इंजन है वो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पे वर्क करता है, तो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर उसका डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज होने के वजह से जो आपका इग्निशन डिले है वो कम हो जाएगा। इग्निशन डिले जैसे ही कम होगा, आपकी जो नॉकिंग टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, ड्वेल पीरियड। देखो ड्वेल पीरियड हमको ज़्यादा चाहिए होता है। क्यों ज़्यादा चाहिए होता है ड्वेल पीरियड? क्योंकि जो आपकी प्राइमरी बाइंडिंग होती है, प्राइमरी जो कॉयल होता है, वहाँ पे हमको सेचुरेशन मैग्नेटिक फील्ड में सेचुरेशन चाहिए होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में सेचुरेशन नहीं आएगा तो जो स्पार्क जनरेशन होगा वो नहीं हो पाएगा। उसके वजह से स्पार्क जनरेशन नहीं होगा तो उसके वजह से मिस फायरिंग होगी वहाँ पे, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और ये स्पीड के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे क्या, तो ड्वेल पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर स्पीड आप बढ़ा दोगे। तो अगर आप ज़्यादा स्पीड में अगर व्हीकल को चलाते हो तो वहाँ पे मिसफायर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पिकअप ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो पिकअप ब्रेक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे स्पार्किंग प्रॉपरली नहीं हो रही है, मतलब आपका मिसफायरिंग हो रही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द कोल्ड स्टार्ट इंजेक्टर। कोल्ड स्टार्ट इंजेक्टर एक सेपरेट इंजेक्टर होता है जो बेसिकली आपको एयर फ्यूल रेशियो प्रोवाइड कराता है, रिच एयर फ्यूल रेशियो प्रोवाइड कराता है। कब कराता है भाई? जब आपको कोल्ड स्टार्ट करना हो, आपकी व्हीकल स्टार्ट हो रही हो, ठंडा मौसम हो या फिर काफ़ी टाइम से रखी हुई हो, उस टाइम पे आपको रिच मिक्सचर रिक्वायर्ड होना चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो सरफेसेस है वहाँ से हीट लॉस होती है। अगर हीट लॉस हो रही है तो आपका इंजन एक प्रॉपर टेम्परेचर जब तक अचीव नहीं करता है तब तक वर्किंग स्टार्ट नहीं करता है, तो वो टेम्परेचर ही अचीव नहीं हो पाता है। क्योंकि हीट लॉस हो रही है, कोल्ड मौसम है और ज़्यादा हीट लॉस हो रही है, तो हम क्या करते हैं, एक सेपरेट कोल्ड स्टार इंजेक्टर यूज़ करते हैं जो आपके स्टार्टिंग के टाइम पे अलग से आपको एयर फ्यूल मिक्सचर प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, द मोस्ट एक्यूरेट गैसोलीन इंजेक्टर सिस्टम इज, कौन सा होता है? पोर्ट इंजेक्टर होता है। फायदा क्या होता है? क्योंकि जो पोर्ट होता है इसी में आप क्या करते हो, गैसोलीन को इंजेक्ट कर देते हो, जिसके वजह से जो मिक्सिंग होती है वो प्रॉपर होती है। जब प्रॉपर मिक्सिंग हो गई तो बहुत सारी चीज़ें, ऑटोमाइजेशन अच्छा हुआ, आपकी मिक्सिंग अच्छी हुई, कंबशन अच्छा होगा। कंबशन अच्छा होगा तो फिर आपकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, आपका एमिशन कम होगा, ढेर सारे फायदा हो जाएंगे आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका बी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द चॉक इज क्लोज्ड व्हेन द इंजन इज कोल्ड। चॉक बेसिकली करता है क्या है? एयर सप्लाई को मॉनिटर करता है। अगर चॉक को आपने ओपन रखा है तो एयर सप्लाई ज़्यादा आएगी और मिक्सचर को आपके लीन बना देगी। जब मिक्सचर लीन होगा तो वहाँ पे जो टेम्परेचर अचीव करना होगा आपके इंजन को, अचीव ही नहीं कर पाएगा। कोल्ड स्टार्ट की बात हम कब से कर रहे हैं? क्योंकि ज़्यादा हीट चाहिए होती है। जब ज़्यादा हीट चाहिए होती है, रिच मिक्सचर चाहिए होता है, तो क्या करते हो आप, चॉक को क्लोज रखते हो ताकि एयर सप्लाई कम हो जाए, जिसके वजह से आपका मिक्सचर रीच हो जाए। फॉर पेट्रोल इंजन द मेथड ऑफ गवर्निंग इज। मेथड ऑफ गवर्निंग बेसिकली क्या होता है, दो तरीके का हम यूज करते हैं। एक हम क्वालिटी गवर्निंग करते हैं, एक हम क्वांटिटी गवर्निंग करते हैं। तो यहाँ पे हम पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं, तो पेट्रोल इंजन में हम क्वांटिटी गवर्निंग करते हैं। क्वांटिटी गवर्निंग में आप करते क्या हो, क्वांटिटी गवर्निंग में जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है उसके क्वांटिटी को हम गवर्न करते हैं या कंट्रोल करते हैं, इन सिंपल कह लो तो। और क्वालिटी गवर्निंग में जो हमारा फ्यूल होता है, हम फ्यूल के क्वांटिटी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एक में हम मिक्सचर को कंट्रोल करते हैं, एक में फ्यूल के क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली फ्यूल के क्वालिटी को हम कंट्रोल करते हैं डीजल में, और एयर फ्यूल मिक्सचर के क्वांटिटी को हम कंट्रोल करते हैं पेट्रोल इंजन में। तो पेट्रोल इंजन जो होता है क्वांटिटेटिव गवर्निंग होता है। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, लीन एयर मिक्सचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग। लीन मिक्सचर कब चाहिए होता है आपको? क्रूसिंग में चाहिए होता है, मतलब आपकी जो व्हीकल है प्रॉपर एक स्पीड में चल रही होती है। रिच कब चाहिए होता है?
जब आप व्हीकल को स्टार्ट कर रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो, आइडल कंडीशन में जब हो, मतलब उस टाइम पे आपके व्हीकल को लीन रिच मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होती है एज कंपेरिजन टू कुशिंग। अब उसमें किसमें ज़्यादा रिच होती है, ये सारा जब आप मेरा प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन देखोगे तो हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ऑक्टेन नंबर ऑफ नेचुरल गैस ज़्यादा होती है भाई, ऑक्टेन नंबर नेचुरल गैस 100 के ज़्यादा होती है, कुछ 1110 के आसपास होती है, 1112 1115 समवेयर, मतलब कहीं कहीं पे ये इस तरीके से मेंशन होगा, बट ऑन एन एवरेज हम कहें तो 1110 के आसपास होती है। मतलब इसका एंटी नॉक जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है नेचुरल गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एल्कोहल एलोन कैन नॉट यूज इन सीआई इंजन, क्यों यूज नहीं करते हम एल्कोहल को? तो पहला है कि इसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके वजह से जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर कंप्रेशन रेशियो नहीं बढ़ाओगे तो ये इग्नाइट ही नहीं होगा। तो यहाँ पे जो कंप्रेशन रेशियो चाहिए होता है, अगर आप एल्कोहल को इंडिविजुअली इग्नाइट करना चाह रहे हो कंप्रेशन के थ्रू, तो ये होता है 25 to 27, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ इसकी जो एनर्जी डेंसिटी होती है अल्कोहल की, वो भी कम होती है एज कंपेरिजन टू डीजल और पेट्रोल, दोनों के कंपेरिजन में कम होती है, अराउंड हाफ के इक्वल होती है। तो यहाँ पे जितना डीजल 1 लीटर जितना बर्न होके करेगा, वहीं पे आपको एल्कोहल उसका 2.5 टाइम बर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा अमाउंट में आपको एल्कोहल की रिक्वायरमेंट भी होगी। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो दोनों रीजन होता है, लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन की कम होती है और आपका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए इसको इंडिविजुअली यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, स्टोइमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो फॉर एल्कोहल। एल्कोहल अगर गैसोलीन का हम कंपेयर करें तो एल्कोहल का जो CR होता है, कंप्रेशन रेशियो होता है, वो कुछ 11 से लेके 1 या फिर 13 to 1 होता है। और यहाँ पे जो हम पेट्रोल यूज करते हैं वो जनरली प्रैक्टिकली हर बात करें तो 7 to 1 से लेके 9:1 के बीच का हम जनरली यूज़ करते हैं। और एल्कोहल के पास जो एनर्जी होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, ये कम होती है, इसलिए यहाँ पे स्टोइमेट्रिक रेशियो जो होता है इसका लोअर होता है, बट कुछ फ़ायदे भी होते हैं। इसका एंटी नॉक काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए हम इसको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और अब कर भी रहे हैं। एंटी नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एल्कोहल व्हेन कंपेयर टू गैस, जैसे मैंने आपको बताया क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू एल्कोहल, गैसोलीन, वॉट एवर दैट। गैसोहॉल इज द मिक्सचर, आप किसका मिक्सचर होता है भाई? 10% एथेनॉल का एंड 90% गैसोलीन का। इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख लेना, आपके एग्जाम में पूछा भी गया था। फॉर SI इंजन फ्यूल मोस्ट प्रीफर्ड आर, SI इंजन के लिए मोस्ट प्रीफर्ड फ्यूल है आपके एरोमेटिक्स। एरोमेटिक्स क्यों कह रहे हैं? जो लीनियर स्ट्रक्चर्स होते हैं या फिर आप कह सकते हो जो नॉर्मल पैराफिन्स होती हैं, वो पुअर एंटी नॉक रखती हैं, मतलब उनका जो ऑक्टेन नंबर होता है वो कम होता है। जैसे जैसे आप कार्बन एटम्स बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे उनका एंटी नॉक बढ़ता जाता है। तो हम यहाँ पे एरोमेटिक्स बेसिकली यूज करना प्रीफर करते हैं क्योंकि इसकी एंटी नॉक प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ओपनिंग द इनलेट वाल्व बिफोर द टॉप डेड सेंटर इम्प्रूव। अगर इनलेट वाल्व पहले इम्प्रूव कर दिया, ओपन कर दिया आपने, तो हमने पहले भी बात किया था, हम पहले करते भी हैं, जैसे हमने कहा था 10 to 50 डिग्री, 15 डिग्री हम पेट्रोल में कर लेते हैं और करीब 20 to 25 डिग्री पहले हम डीजल में कर लेते हैं, जिसकी वजह से वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डीजल की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू पेट्रोल। तो वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ जाती है, थर्मल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, पावर आउटपुट बढ़ जाएगा। जब वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ रही तो बाकी सारे उसके पीछे पीछे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑल। द मेजर लॉस इन सीआई इंजन, मेजर लॉस क्या होता है? इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन क्यों नहीं होता सीआई इंजन में? सीआई इंजन में एमिशन भी ज़्यादा होता है, उसका रीजन ही यही होता है कि कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है, क्योंकि डीजल थोड़ा हैवी फ्लूइड होता है, वोलेटिलिटी उसकी कम होती है, उसको ऑटोमाइज करना, वेपराइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए इतना प्रॉपर बर्निंग वहाँ पे यूनिफॉर्म बर्निंग नहीं हो पाती है, जिसके वजह से पोल्यूशन मतलब इनकम्प्लीट कंबशन होता है और पोल्यूशन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर द गिवन कंप्रेशन रेशियो द मिक्सचर इज मेड प्रोग्रेसिवली रिच फ्रॉम द लीन द मीन इफेक्टिव प्रेशर। लीन से रिच कर रहे हो आप तो मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होगा भाई? बढ़ेगा ना, कंबशन बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, मीन इफेक्टिव प्रेशर भी बढ़ेगा, मीन टेम्परेचर भी बढ़ेगा, हीट एडिशन का सब बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। लीन से आप रिच की तरफ जा रहे हो। अगर आप बहुत रिच तक पहुंच गए तो फिर तो कंबशन ही प्रॉपर नहीं हो पाएगा, कंबशन प्रॉपर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हेन द इंजन आर विल टू विथस्टैंड द सेम थर्मल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस
इसका मतलब है कि पर्टिकुलर आपका मटेरियल है, मैक्सिमम कितना थर्मल स्ट्रेसेस वो बियर कर सकता है, कितना मैकेनिकल स्ट्रेसेस बियर कर सकता है। इन शॉर्ट आपसे वो पूछना चाह रहे हैं प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में, किसी पर्टिकुलर मैक्सिमम प्रेशर और टेम्परेचर पे अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, डीजल की ज़्यादा होती है, उसके बाद डुअल होता है, उसके बाद आपका ऑटो होता है। तो उसी चीज़ को बस इन्होंने किसके फॉर्मेट में दे दिया है, यहाँ पे स्ट्रेसेस के फॉर्मेट में दे दिया है। इससे पहले आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ा हुआ है, कई टर्म में हम इसको कंपेयर करते हैं, कई बार ये कन्फ्यूजिंग भी होता है, आप लोग गलत भी करते हो। द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ एसआई इंजन इज कंपेरेटिवली, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ एसआई इंजन क्या होती है भाई, सीआई इंजन से कम होती है। इनलेट वाल्व का हमने डिस्कशन किया, कई बार कर लिया, तो अब नहीं करते हैं। पिन की बात कर रहे हैं, पिस्टन पिन और गॉडगिन पिन, किसकी बात करते हैं भाई, ये जो पिस्टन का स्मॉल एंड होता है कनेक्टिंग रॉड से उसको कनेक्ट करते हैं। ये होती है बेसिकली हार्ड मटेरियल का बना होता है और ये हॉलो होती है। हॉलो इसलिए होती है कि थोड़ा वेट कम रहेगा, जहाँ से भी वेट को मिनिमाइज कर सकते हो आप, वहाँ पे मिनिमाइज करने की हम कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एन आईसी इंजन हैज बोर एंड स्ट्रोक, दोनों आपको दिया गया है बोर एंड स्ट्रोक। तब से कह रहा है हीट ट्रांसफर एरिया। देखिए हमारा पिस्टन है, कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे इस तरीके से लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर एरिया होती है, हम बस ये वाला पोर्शन जो है वही इंक्लूड करते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्यों नहीं करते, क्योंकि इधर तो हीट ही रहेगी ऑलरेडी और इधर है ही नहीं, ये ठीक है, तो ये हम दोनों छोड़ देते हैं। तो ये वाला दोनों कंसीडर करते हैं, कितना हो जाएगा, पाई डी एल हो जाएगा। पाई डी एल मतलब पाई 4 × 4, तो कितना हो जाएगा 16 पाई, बहुत ही सिंपल। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा 16 पाई आंसर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में है, इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है। पावर पूछा गया आपसे, सॉरी टॉर्क पूछा गया है, पावर दिया गया है। P = क्या होता है, टाउ ओमेगा, बहुत ही सिंपल। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है टॉर्क, तो टॉर्क = हो जाएगा P/ओमेगा। P आपको दिया गया है कितना, 100 × 10⁴ हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 500, तो ये कितना आ जाएगा 200। तो दिस इज द आंसर 200, ठीक है। बस क्वेश्चन आपको रीड करना था, बाकी सिंपल था। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, द क्रैंक रेडियस आपको दिया गया है 60 mm एंड सेकेंड दिया गया है डायमीटर आपको दिया गया है 80 mm। तो आपसे पूछा गया है कि स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होगा, तो स्वेप्ट वॉल्यूम होता है π/4 d²। एल हो जाता कितना लेंथ हो ट्रेवल कर रहा है, मतलब स्वेप्ट लेंथ हो जाएगा, और डी डायमीटर, ये तो आपको दिया गया है। एल के बारे में ध्यान रखना है, तो आपका ये जो क्रैंक है, ये क्रैंक मतलब यहाँ से ये रेडियस है इसकी, तो ये जब पूरा ऐसे घूमता है आपका, तो ये पूरा लेंथ जो होती है, तभी वो लेंथ आगे पीछे होती है ना ये, तो मतलब ये 2r के इक्वल होता है, ठीक है, 2r के इक्वल होता है। तो जब 2r के ये इक्वल है, मतलब जो लेंथ है आपके वो 2r के इक्वल है, तो कितना हो जाएगी 120। चूँकि सेंटीमीटर पूछा है तो हम इसको 12 लिख लेते हैं और इसको हम 8 लिख लेते हैं। तो π/4 8 का स्क्वायर × 12, इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ आ जाएगा 602.88 आ जाएगा, तो ये कुछ 603 के अराउंड होगा। आप कर सकते हो बिना कैलसी के भी इसको। डिसएडवांटेज ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन आर, क्या होता है डिसएडवांटेज, ये सारे जो मेंशन किए गए, वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और इसीलिए बड़े जो इंजन होते हैं वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। बैलेंसिंग की भी प्रॉब्लम होती है, जो बड़े इंजन होते हैं वहाँ पे हम रेसिप्रोकेटिंग यूज़ करते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए छोटे इंजन में हम इसका यूज़ करते ही नहीं हैं। नेक्स्ट जो आपका इंजन यूज फॉर द शिप आर नॉर्मली शिप के लिए कौन सा इंजन होता है, क्योंकि शिप में वेट और वॉल्यूम का रेशियो मैटर करता है, इसलिए हम यहाँ पे 2 स्ट्रोक इंजन यूज़ करते हैं, 2 स्ट्रोक सीआई इंजन, कि हमको पावर वहाँ पे ज़्यादा चाहिए होता है, लॉसेज जो होते हैं उसको हम कंपनसेट कर लेते हैं, बट हमको अल्टीमेटली पावर से सेक्रीफाई करना नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।